हमारे पास यहाँ 5 अलग अलग त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है और हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। और हम यहाँ त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की सभी अभिधारणाएं यानी कि कॉन्ग्रुएंसी पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी तीनों संगत भुजा बराबर हो। इसलिए हम लिख रहे हैं भुजा 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 यानी एस एस एस, या फिर कोई दो भुजा और एक कोण यानी कि एंगल बराबर हो, भुजा कोण भुजा एस ए एस, या फिर दो कोण और एक भुजा कोण भुजा कोण ए एस ए, या फिर कोण कोण भुजा ए एस। इनमें से कोई भी अभिधारणा सत्य होने पर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो आइए इन त्रिभुजों को ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। इस त्रिभुज ABC को देखें। इस भुजा की लंबाई है 7 और ये कोण 60 अंश का है और ये कोण 40 अंश का है, यानी कि हमको दो कोण और एक भुजा का मान पता है। अब हमको एक ऐसा त्रिभुज देखना है जिसमें हमको दो कोण और एक भुजा का मान पता हो, और वो दो कोण 40 और 60 अंश के होने चाहिए और भुजा की लंबाई 7 होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस भुजा पर 60 अंश का कोण है उस भुजा की लंबाई 7 होनी जरूरी है। कहने का मतलब है कि जिस क्रम में दोनों कोण और भुजा इस त्रिभुज में है, तो उसी क्रम में ही दूसरे त्रिभुज में दोनों कोण और भुजा होने चाहिए, यानी कि कोण 40 अंश और 60 अंश के होने चाहिए और भुजा का मान 7 होना चाहिए। देखिए, इस त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल में 40 और 60 अंश के कोण हैं, लेकिन भुजा 7 इन दोनों के मध्य की भुजा है, यानी कि क्रम सही नहीं है। इस कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। अब इस त्रिभुज को देखते हैं। इसमें भी कोण कोण और भुजा है। इसमें 40 अंश 60 अंश और लंबाई 7 की भुजा है, जबकि यहां 60 अंश 40 अंश और लंबाई 7 की भुजा है, यानी कि कोण का क्रम बदला हुआ है। मतलब भुजा की लंबाई 7 तो है, मगर इस भुजा पर 60 अंश का कोण नहीं है। ये 40 अंश वाली भुजा है, यानी कि ये भी एएस की शर्त पूरी नहीं करता, इसलिए ये त्रिभुज भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है। और अब इस त्रिभुज को देखते हैं। इसमें दो कोण हैं, 40 अंश और 60 अंश, और एक भुजा है जिसकी लंबाई 7 है। हमारे पास ये भुजा है और इसकी सर्वांगसम भुजा ये है। ये भी 60 अंश है और ये भी 60 अंश है। ये कोण 40 अंश है और ये भी 40 अंश है, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ। अब इसको यहां पर लिख लेते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब हम दो त्रिभुजों को एक साथ लिख रहे हैं और उनको सर्वांगसम कह रहे हैं, तो उनका नाम सही प्रकार लिखना चाहिए। मतलब दोनों त्रिभुजों के नाम में 3 शीर्ष यानी कि वर्टेक्स का क्रम संगत होना चाहिए। हम इस त्रिभुज के शीर्ष ए को देखें। इस शीर्ष ए पर 60 अंश का कोण है और इस त्रिभुज में इस शीर्ष पर एन पर 60 अंश का कोण है, इसलिए ए और एन संगत हुए। अब देखते हैं बी को। बी वह शीर्ष है जिस पर कोई कोण अंकित नहीं है और यहां एम वो शीर्ष है जहां कोई कोण अंकित नहीं है, इसलिए बी और एम संगत हुए। और अंत में आ जाएगा ओ, तो सी और ओ संगत हुए, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज NMO के। और एक बात मैं फिर दोहराऊंगा कि भुजा और कोण का क्रम दोनों त्रिभुजों में समान होना चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि शीर्ष ए या बिंदु ए इस त्रिभुज की शीर्ष एन के संगत है और शीर्ष बी शीर्ष एम के संगत है, इसलिए भुजा AB की लंबाई
भुजा NM के सर्वांग सम हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कोण कोण भुजा यानी कि एंगल एंगल साइड AAS की अभिधारणा द्वारा सर्वांग सम हुए। और अब इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। यहां 2 कोण और 1 भुजा पता है। ठीक यहां देखें, ये 40 अंश का कोण है, यहां भी 40 अंश का कोण है और दोनों की भुजा की लंबाई 7 है। और फिर 60 अंश का कोण है, लेकिन यहां 40 अंश का कोण नीचे है और यहां ऊपर है। आप त्रिभुज को कैसे भी घुमा सकते हैं या उसका स्थान बदल सकते हैं या पलट सकते हैं। एक बात याद रखें कि अगर हम इस त्रिभुज को पलट देंगे तो ये बिल्कुल एक समान हो जाएंगे। अब ध्यान से देखें कि ये 60 अंश का कोण है और ये इस 60 अंश के कोण के सर्वांग सम है और इस भुजा की लंबाई 7 है और ये दूसरी भुजा जिसकी लंबाई 7 है, ये दोनों भुजा सर्वांग सम है। और इसके बाद 40 अंश का कोण है और ये इस 40 अंश के कोण के सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हुए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब देखिए, दूसरे त्रिभुज का नाम ध्यान से लिखना होगा। D शीर्ष पर 60 अंश का कोण है और H शीर्ष पर भी 60 अंश का कोण है, तो D संगत हुआ H के। अब E शीर्ष पर 40 अंश का कोण है और G पर भी, इसलिए E और G संगत हुए। इसलिए त्रिभुज DEF त्रिभुज HGI के सर्वांग सम हुआ। हमें पता है कि ये कोण भुजा कोण यानी कि एंगल साइड एंगल ASA की अभिधारणा की वजह से सर्वांग सम हुए हैं। और अब आखिर में ये बचा हुआ त्रिभुज, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये त्रिभुज किसी भी अन्य त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस त्रिभुज ABC से मिलाकर देखें तो दोनों में ही भुजा की लंबाई 7 है और 60 अंश और 40 अंश के कोण हैं। मगर ध्यान से देखें तो कोणों के क्रम में अंतर है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए कोणों का क्रम भी समान होना अनिवार्य होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां सभी त्रिभुजों में दोनों कोण 40 अंश और 60 अंश के हैं। इसका अर्थ है कि तीसरा कोण 80 अंश का होगा। सभी त्रिभुजों में तीसरा कोण 80 अंश का हो जाएगा। और अगर अब ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज में 80 अंश और 40 अंश वाली भुजा की लंबाई 7 है और दूसरे त्रिभुज में 80 अंश और 60 अंश वाली भुजा की लंबाई 7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के सर्वांग सम नहीं है।